कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही देशव्यापी किसान जागृति यात्रा का पुणे जिले के रांजनगांव गणपति में किसान और सामाजिक संगठनों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। आयोजित किसान सभा में वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों से आत्महत्या का मार्ग छोड़कर संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। शिवाजी खेडेकर ने बताया कि यह यात्रा 7 फरवरी से 19 मार्च तक निकाली गई है। रांजनगांव गणपति में यात्रा के आगमन पर विभिन्न संस्थाओं ने स्वागत किया और किसानों को अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नेताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में इंद्रजीत सिंह पन्नीवाल, संदीप सिंह खेरा, हर्षदीप सिंह गिल, सोनी सिंह ओलख, अभिमन्यु कोहोर, दयानंद पाटिल, जगदीश कुमार, महेश अजनबी, लक्ष्मण वडले, अनिल खनवट, शिवाजी नाना नानखिले, सीमा नरोटे, मधुसूदन पाटिल महाराज, सरपंच सुवर्णा वायदंडे, गंगाधर देशमुख, शरद पवळे, संदीप कुटे, विजय शिंदे सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। अंत में शिवाजी खेडेकर ने आभार व्यक्त किए और पूरी उत्साहपूर्ण वातावरण में यह संघर्ष यात्रा समाप्त हुई। आज उस शेतकारी समाज की स्थिति क्या है वो हम सबके सामने है। आधिकारिक आंकड़े, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 लाख से अधिक किसानों ने सुसाइड किया सरकारों की गलत नीतियों की वजह से। लेकिन यदि हम जमीनी आंकड़ों की बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें, तो यह आंकड़ा 7 लाख से भी अधिक है। आज हम उस वंचित, पीड़ित, शोषित किसान समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस किसान समाज के बारे में ये तमाम राजनीतिक पार्टियां गंभीर नहीं है। आज यहां पे वो नौजवान साथी भी बैठे हैं, हमारे छोटे भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, जो कल को बड़े होके कोई अधिकारी बनेगा, कोई पॉलिसी मेकर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा। तो आज आपसे ये चर्चा करने का जो मौका मिला है, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। कल को देश के नीति निर्माता आप बनेंगे। हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको सरल भाषा में आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई कॉम्प्लेक्स टर्म्स, कोई मुश्किल बातें नहीं रखूंगा। ये इस यात्रा का एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों तक अनशन किया, और जब उनके अनशन का 55वां दिन था और अधिकारियों की यह रिपोर्ट चली गई दिल्ली सरकार के पास कि इनके शरीर के अंदर मात्र 48 घंटे का ही पानी बचा है, उसके बाद इनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का बहुत बड़ा खतरा है और इनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो उसके बाद हमारे देश की सरकार नींद से जागी और सरकार ने किसानों से बातचीत दोबारा आरंभ करी। तो उस समय भी जो हमारा मसला था और जो लंबे समय से किसानों का मुद्दा है, हम कहते हैं कि हमें कम से कम एमएसपी तो मिले, मिलना इससे ज्यादा चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक सिस्टम है और अन्य देशों में भी उसी तरीके का सिस्टम है, नाम अलग अलग है। मैं खासकर जो नौजवान छात्र छात्राएं बैठी हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप कोई सामान लेने के लिए जाएंगे, मान लीजिए सबकी जेब में अभी ये मोबाइल फोन होगा लगभग। जब हम दुकान पे ये मोबाइल फोन लेने जाएंगे तो इसकी कीमत कौन तय करता है? दुकान वाला तय करता है या हम लोग तय करते हैं? आप बताइए मुझे। बहुत नौजवान छात्र छात्राएं बैठे हैं, अगर मान लीजिए किसी दुकान पे ये हम मोबाइल फोन लेने के लिए जाएंगे तो मोबाइल फोन की कीमत दुकान वाला हमें बताता है या हम उसको बताते हैं?
जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है वही तो कीमत बताएगा ना। हम तो खरीदार, हम तो कीमत बताएंगे नहीं। लेकिन किसान के साथ क्या होता है कि किसान अपनी जो फसल पैदा करता है उसकी कीमत स्वयं किसान तय नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है। हमारे देश में, हमारे देश की सरकार के अंडर में एक संस्था है जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो साल में 2 बार खरीफ और रबी सीजन के लिए फसलों की कीमतें तय करता है 3 अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से, और उसको नाम दिया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम का अर्थ है कि कम से कम, जबकि जो दुकान वाला बेच रहा है उसको अधिकार है, मैन्युफैक्चरर को अधिकार है MRP पे बेचने का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिक से अधिक मूल्य पे बेचने का। लेकिन किसान को दिया गया कम से कम यानी न्यूनतम। लेकिन बड़े दुख, दुर्भाग्य और हैरानी की बात यह है कि जो कम से कम हमारे लिए घोषित किया जाता है वो कम से कम जिससे हम मात्र जिंदा रह सके, वो कम से कम भी हमें नहीं मिल रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। अभी घनवट साहब बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रहा था। मैं मराठी बोल नहीं पाता लेकिन मराठी मुझे समझ आ जाती है। तो घनवट साहब ने अभी कहा कि MSP तो कम से कम है। हमारी कई बार उनसे चर्चा भी होती है। उनका यह कहना है कि अगर एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी सही तरीके से प्लान की जाए तो किसानों को MSP से कहीं ज्यादा मिलेगा, और वो कहीं ज्यादा किसानों को मिलना चाहिए। तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूं, हमारा ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि भाई किसान को सिर्फ MSP ही मिले। हमारा ये कहना है कि जो आप ये कम से कम घोषित कर रहे हैं इसको तो मिलने की गारंटी होनी चाहिए, और मिलना इससे भी अधिक चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो कम से कम घोषित होता है वो भी नहीं मिल रहा। और OECD एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 36 अमीर देशों का संगठन है। उस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो कम से कम यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे देश की सरकारों ने हमारे देश के किसानों के लिए घोषित किया, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसानों को न मिलने की वजह से सन 2000 से लेकर 2017 तक भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 में जो न्यूनतम का वादा, जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा हमसे किया गया था, वो कम से कम MSP भी किसानों को ना मिलने की वजह से भारत के किसानों को 12.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और अभी कुछ दिन पहले भारत के वित्त राज्य मंत्री माननीय भगवत सिंह कराड़ जी ने संसद में एक बात रखते हुए, जवाब देते हुए कहा कि अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दें तो भारत के किसानों के ऊपर टोटल कर्जा मात्र 18.5 लाख करोड़ का है। तो आप सारे छात्र हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। जिस रेट का वादा हमसे किया गया वो रेट हमें ना मिलने की वजह से हमें नुकसान हुआ 45 लाख करोड़ रुपीस का, और हमारे ऊपर टोटल कर्जा, टोटल डेट कितना है? सिर्फ 18.5 लाख करोड़ का। यानी अगर हमें फसल की उचित कीमत मिली होती तो आज देश के किसानों के ऊपर, देश के शेतकारी समाज के ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं होना था। उल्टा कम से कम 30 लाख करोड़ रुपया सरकारों की तरफ बकाया बचता है। इन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से
जिन 7 लाख किसानों ने मजबूर होकर आत्महत्या करी, आज उनके बच्चे किस हालात में होंगे, ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय होना चाहिए। उनके घर की महिलाएं किस तरीके से अपना घर चला पा रही होंगी, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पा रही होंगी। ही मंडळी MSP मागतात, बाकी सगळ्या यांच्या मागण्या योग्य आहेत। ज्या 8 मागण्या यांनी आता यांच्या पत्रकामध्ये दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या आम्हाला मान्य आहेत, परंतु भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकार निर्यात बंदी करतं, सरकार स्टॉक लिमिट लावतं, सरकार MEP लावतं, सरकार निर्यात शुल्क लावतं, सरकार आंतरराज्य वाहतूक सुद्धा कधी कधी बंद करतं। हे जे नियंत्रण करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत हे कायमचे संपले पाहिजेत, ही मागणी ही मंडळी करत नाही। आता कुठं ते म्हणायला लागले की आता निर्यातीवर बंदी वगैरे नको, परंतु जोपर्यंत बाजार खुला होत नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जो काय दर असेल तो आम्हाला मिळू द्या, ही आपली मागणी आहे। आजही बाजार खुला झाला तर गावाला 3-3.5 हजार रुपयाचा दर मिळू शकतो, अशी परिस्थिती आहे। एखाद्या वर्षी जर कमी झाले तर तो तोटा आम्ही सहन करायला तयार आहे, परंतु सरकारच्या धोरणामुळे दरच वर्षी तोटा सहन करणं आम्हाला जमणार नाही। तर या मंडळीला आमची विनंती आहे की तुम्ही ही मागणी पहिली ठेवा की शेतीमालावरती जे सरकारचे नियंत्रण आहेत, जे निर्बंध आहेत, हे तुम्ही कायमस्वरूपी हटवा। किमान 10 वर्ष याच्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, सरकारी हस्तक्षेप आम्ही करणार नाही, एवढी जरी हमी दिली तरी MSPच्या खाली दर क्वचितच कधी येतील, त्याच्यापेक्षा कमी दर येण्याची शक्यता नाही। तर अशा दिशेने नेमकं मागायचं काय हे आपण ठरवलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट आणखी अशी आहे की आपण जर दिशाच आपल्याला कळाली नाही की आपल्याला नेमकं कोणत्या दिशेने गेल्यानंतर आपल्या उद्दिष्टापर्यंत जाऊ। तुम्हाला इथून बाहेर निघायला तुम्हाला पुण्याला जायचं असेल आणि तुम्ही जर उत्तरेकडे तोंड केलं तर तुम्ही दिल्लीला जाताना पंजाबला पोहोचताल पण पुण्याला पोहोचू शकत नाही। असं झालेलं आहे की आपल्याला शेतकऱ्याचं हित पाहिजे, परंतु आपण शेतकऱ्याचं हित साध्य होणार नाही अशा जर मागण्या आपण करू लागलो तर आपली चूक आहे। म्हणून माझी या सर्वांना विनंती राहील, या सगळ्या शेतकरी नेत्यांना जे आज इथं आहेत, जे इथं आलेले नाहीत, जे आणखी बाकीच्या राज्यांमध्ये, या सगळ्यांनी मिळून एक अशी बॉडी तयार करायला हवी, एक असं फाउंडेशन तयार करायला हवं, एक असं असोसिएशन पाहिजे की जे आपल्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करून सरकारशी आपले लढा देईल, तिथं टेबल अक्रॉस दी टेबल चर्चा करून हे करेल। तुम्ही आता कापड उद्योगावरती एखादा निर्णय चुकीचा झाला तर ते कुठे रस्ते अडवलेले पाहिले का त्यांनी एसटे पेटवलेले पाहिले का कुठं? त्यांचं एक असोसिएशन आहे, ते सरकारपर्यंत जातं व तुमच्या या निर्णयामुळे आमचा असा तोटा होतो, तुम्हाला थोडंसं जर पाहिजे असेल तर एवढं तुम्ही काही करा, हे वाढवा, असं काहीतरी करा। सोपा सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन जे आहे, सोयाबीन ऑइल प्रोसेसर्स असोसिएशन, तर यांच्यावरती सोयाबीन आयातीमुळं किंवा दुसऱ्या कशामुळं तेलाच्या आयातीमुळं जर काही मालंडे येत असेल तर ते रस्ते अडवत नाहीत, ते मोर्चे काढत नाहीत, ते त्यांचं जे सोपाची बॉडी आहे ती जाऊन सरकारशी चर्चा करते आणि त्याच्यातून मार्ग काढला जातो। आपली अशी बॉडी नाही, 17 संघटना, 1760 संघटना, 1760 मागण्या, 1760 दिशाला आपली तोंडे, हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे। आपण सगळ्यांनी एक होऊन हा लढा दिला पाहिजे। नेतृत्व कुणी करा, आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, याचं श्रेय कुणी घ्या, आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, परंतु शेतकऱ्याचं हित झालं पाहिजे, या देशाचं हित झालं पाहिजे। आजही देशातली 50% जनता शेतीवरती अवलंबून आहे। हे जर कृषी प्रधान देशातली जनता गरीब राहिली तर देश कधीच सुखी होऊ शकत नाही, समृद्ध होऊ शकत नाही, आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही, विकसित होऊ शकत नाही। जो मूळ आपला गाभा आहे हा शेतकरी या देशाचा आत्मा आहे, याला जोपर्यंत त्याच्या खिशामध्ये पैसे येणार नाही तोपर्यंत तो दुकानात जाऊन काही खरेदी करणार नाही। दुकानात जाऊन खरेदी केल्याशिवाय
ते उत्पादनं तयार करणारी इंडस्ट्री वाढणार नाही, रोजगार निर्मिती होणार नाही आणि हे दारिद्र्य असंच चालू राहणार. आज अमेरिका आपलं कान पिळून आपल्याकडून करार करून घेते, उद्या रशिया करू शकतं, परवा चीन करू शकतं आणि आपण हतबल झाल्यासारखे राहणार आहोत. चीनने प्रगती केली, त्यांचे जे कम्युनिस्ट धोरण होते ते बदलले, त्यांनी खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आज 80च्या दशकामध्ये चीनची आणि आपली इकॉनॉमी बराबरीली होती, आज ती 1 नंबरला गेली. का तर खुलीकरण केलं. 75 सालपर्यंत व्हिएतनाममध्ये लढाई चालू होती, गाझापट्टी सारखं व्हिएतनाम उद्ध्वस्त झालं होतं. आज व्हिएतनामची इकॉनॉमी आपल्यापेक्षा चांगली झालेली आहे. फिलिपिन्स सारखे देश आहे, स्वित्झर्लंड सारखे देश आहे, 75 साली इंग्रज त्यांना सोडून गेले आणि आज अमेरिकेपेक्षा मजबूत इकॉनॉमी स्वित्झर्लंडची झाली. का झाली तर त्यांनी खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली, त्यांनी व्यापार स्वीकारला, त्यांनी आयात स्वीकारली, निर्यात स्वीकारली, खुलीकरण स्वीकारलं, म्हणून त्यांची इकॉनॉमी समृद्ध झाली, त्यांच्या देशातली जनता समृद्ध झाली, त्यांच्या देशातल्या शेतकऱ्यांचं किंवा जनतेचं दरडोई उत्पन्न आपल्या 25 पट जास्ती झालं. का झालं तर त्यांनी त्यांची अर्थव्यवस्था बदलली. समाजवादी अर्थव्यवस्था सोडून त्यांनी खुले उदारमतवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली, म्हणून हे झालेले. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी हा एक ऐतिहासिक मेळावा समजेल. जर उद्या जाऊन सगळ्या भारतातला शेतकरी संघटित होऊन योग्य दिशेने सरकारशी लढण्यासाठी जर तयार झाला आणि सगळ्या देशाच्या शेतकऱ्यांनी एकच मागणी घेऊन सरकारशी लढा दिला तर भावांनो, उद्या खऱ्या अर्थाने भारतातला शेतकरी स्वतंत्र झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ही लढाई आपल्याला आता इथून पुढे संघटितपणे लढायला पाहिजे. आणि याच्यासाठी आम्ही ही जी मंडळी उत्तर प्रदेश असतील, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या सगळ्यांची एकत्र बसून एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, किमान समान कार्यक्रम तयार करून सरकारकडे आम्ही घेऊन जाऊ आणि सरकारला हे मान्य करायला भाग पाडू अशी अपेक्षा करतो. देशाला खायला मिळत होतं तेव्हा 40 कोटी लोक होते, आता 140 कोटी लोक आहेत. माझ्या माय बापांनी या शेतकऱ्यांनी एवढा पिकविलं 140 कोटी लोकांना खाऊ घालून अर्ध्या जगाला खाऊ घालायची ताकद ह्या शेतकऱ्यांनी ठेवली. एक शेतकऱ्याचा पोरगा शेती तोट्याची आहे, शेतीत नफा नाही हे माहित असताना शेती करतो आणि देशाला खाऊ घालतो. दुसरा पोरगा मिलिटरीत गेलाय, सैन्यात गेलाय, फौजीत गेलाय, त्याला माहित आहे कोण्या बाजूनी गोळी येऊन छातीत घुसून आपला मृत्यू होतो. मरणाची खात्री असताना देशाचं रक्षण करतो आणि दुसरा त्याचा पोरगा तोट्याची खात्री असताना देशाला अन्न पुरवितो आणि त्याचा बाप आत्महत्या करतो. ह्या हरामखोराला त्याची लाज वाटत नाही. मग भावांनो, आता आपल्याला हे सगळे शेतकरी, आमच्या अनिल मामाने सांगितलं की शेतकरी संघटनेत थोडेफार मतभेद असते ते आपण बसून नीट करू, पण या आत्महत्याचा कलंक पुसल्या गेला पाहिजे. आता पंजाबमध्ये पहिल्यांदा आत्महत्या सुरू झाल्या. पंजाबमध्ये कमी आत्महत्या नाही, आमच्या मराठवाड्यात आत्महत्या आहेत. आमच्या इथं विदर्भामध्ये एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आणि ती बातमी त्याच्या बायकोला कळल्यावर आपला नवरा कुठं फाशी घेतली म्हणून बघायला गेली आणि उरलेल्या दोरीला तिने आत्महत्या केली. म्हणजे एका दोरीला 2-2 घरातले माणसं आत्महत्या करायले. आमची ह्या आत्महत्याचा कलंक पुसण्यासाठी आपल्याला सगळ्याला एका जागेवर येऊन हे देशव्यापी आंदोलन करावं लागेल आणि या आंदोलनासाठी सगळ्यांनी तयार व्हावं.